वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी किस चीज के बारे में कि कोई भी माध्यम है जिसमें गैस भरी हुई है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन उसमें एंटर कर रहा है कुछ एनर्जी के साथ। यदि उसकी एनर्जी लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उस स्थिति में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था आयनीकरण, और उस स्थिति में जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही थी, ऊर्जा आनी थी Z1/E के आ रही थी। लेकिन जब भी उसकी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो उस स्थिति में वो माध्यम के परमाणुओं के साथ अप्रत्यास्थ टक्कर करेगा। कौन सी टक्कर करेगा? अप्रत्यास्थ टक्कर करेगा। और अप्रत्यास्थ टक्कर में वहां पर ऊर्जा हानि है, मतलब वहां पर जो ऊर्जा है वो निकलेगी एक्स विकिरणों के रूप में और लगातार वो अवमंदित होता हुआ जाएगा। तो विकिरण निकल रही है, साथ ही साथ वो पार्टिकल कैसा होता हुआ जा रहा है? अवमंदित होता हुआ जा रहा है। इसलिए ब्रह्मस्टोलम जो वर्ड है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। वो क्या है? जर्मन भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अवमंदित करना, स्लो डाउन करना। तो उनको स्लो डाउन कर देगा जो भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आ रहे हैं, और साथ में वो विकिरणों को निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो विकिरण निकलती हैं उनको बोलते हैं हम अवमंदित विकिरण। और उस स्थिति में जो उसकी ऊर्जा हानि होगी इकाई दूरी चलने पर, वो Z1 का स्क्वायर। Z1 क्या है? Z1 क्या था? जो माध्यम है, माध्यम के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक, माध्यम के परमाणुओं का क्या है? ये परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसके तो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, और जो गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है वो पार्टिकल जो भी काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है उसके भी क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी। ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि जब लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन है तब प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, और जब ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब वो प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी? Z1 का स्क्वायर इनटू E। तो लिखें इसमें सेकंड पॉइंट डालकर ब्रह्मस्टोलम विकिरण, या ब्रैकेट में लिख देना अवमंदित विकिरण। लिखें ब्रह्मस्टोलम, जर्मन भाषा का एक वर्ड है ब्रह्मस्टोलम। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अवमंदित करना, जिसका अर्थ होता है अवमंदित करना, जिसका अर्थ होता है अवमंदित करना। ब्रैकेट में लिख देना इसको। यदि आपतित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो, यदि आपतित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन माध्यम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ अप्रत्यास्थ टक्कर करता है एवं एक्स विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इन विकिरणों को ब्रह्मस्टोलम विकिरण कहते हैं। जिससे आपतित इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन अवमंदित हो जाता है तथा आपतित इलेक्ट्रॉन द्वारा इकाई दूरी चलने पर होने वाली ऊर्जा हानि, आपतित इलेक्ट्रॉन के द्वारा इकाई दूरी चलने पर होने वाली ऊर्जा हानि माध्यम के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती एवं आपतित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अर्थात करके इसको लिख देना -के dE/dx प्रोपोर्शनल टू
Z1 का स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। मतलब हमने भारी आवेशित कणों के लिए ऊर्जा हानि देख लिया कि अल्फा पार्टिकल अगर इसमें एंटर कर रहा है माध्यम में तो उसके लिए ऊर्जा हानि किससे दी जाएगी, वो है बोर सूत्र। उसमें हमने संशोधन किया था तो बेथेल-ब्लॉक सूत्र हो गया था आपेक्षिकीय गतियों के लिए। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को देख लिया कि वो अगर उस माध्यम में से होकर जा रहे हैं तो क्या होगा, उनकी ऊर्जा हानि किस तरीके से होगी और किस तरह से उनकी डिपेंडेंसी होगी, इस चीज के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद एक हेडिंग डालो, सेरेनकोव विकिरण। सेरेनकोव विकिरण या एक बुक है वो इसको केरेनकोव भी बोलती है। सीबीएच और जेपीएच दो बुक हैं, एक तो आपको सेरेनकोव लिखा दिख जाएगा और एक में केरेनकोव भी लिखा दिख जाएगा। तो किसी नाम से आ सकता है ये केरेनकोव विकिरण। ठीक है, हेडिंग डाल दो और इसका मतलब समझो क्या है विकिरणों का, ये लिख लिया होगा आपने। और पूरा फोकस इधर करो कि सेरेनकोव विकिरण या केरेनकोव विकिरण क्या है। सेरेनकोव पहली बात तो एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने एक विकिरण की खोज की थी। वो विकिरण क्या है उसको देखेंगे, उन विकिरणों को ही नाम दे रहे हैं हम सेरेनकोव विकिरण। तो उसमें वो कह रहा है कि कोई भी माध्यम है, ठीक है, इसमें माध्यम भरा हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया इसमें जल ले लिया, ठीक है। अब इसमें से होकर कोई भी पार्टिकल को हम गुजार रहे हैं, कोई पार्टिकल है जो इसमें से गुजर रहा है और उसका जो वेग है हमने मान लिया v। अगर वो उस कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा है, ये क्या संभव है कि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो सकता है क्या? प्रकाश का वेग तो मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आप बोलते हो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो प्रकाश का वेग होता है c = ये किस में होता है, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है ये वाला वेग। लेकिन माध्यम में जैसे हम बात करेंगे तो माध्यम का यदि अपवर्तनांक के बारे में आपने पढ़ा होगा, अपवर्तनांक स्मॉल n से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है ये अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में प्रकाश का वेग हमने c' से रिप्रेजेंट कर दिया, या आप और किसी से रिप्रेजेंट कर दो, v से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कैपिटल V से, क्योंकि स्मॉल v हम इस कण का वेग ले रहे हैं जो भी पार्टिकल्स में से होकर गुजर रहा है। तो उस प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो जाता है फिर c/n हो जाएगा। अगर किसी भी कण का वेग c/n यानी कि माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक है तो ये तो पॉसिबल है, निर्वात में जो वेग है उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा उससे तुलना में ज्यादा हो सकता है कि कोई भी पार्टिकल भाई अपने पास इतनी एनर्जी लेकर आ रहा है कि उसका वेग है c/n से, जो वेग है उस कण का वेग, जो कण का वेग v है वो c/n से कैसा है, ज्यादा है। तो उस स्थिति में जब वो माध्यम में से होकर गुजरता है तो वहां पर दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का क्या करेगा, वो उत्सर्जन। दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन। उन विकिरणों को ही हम नाम देंगे सेरेनकोव विकिरण। कि कोई भी पार्टिकल है अगर उसका वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा है, माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है उससे ज्यादा है, तब उस स्थिति में अगर वो कण उसमें से होकर गुजरा, और ये कण कैसा होना चाहिए, आवेशित कण, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कण कैसा होना चाहिए, आवेशित कण। तब वो दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। उन विकिरणों को हम नाम दे देंगे यहाँ पर सेरेनकोव विकिरण या केरेनकोव विकिरण। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि कोई भी आवेशित कण यहाँ से जा रहा है तो उसकी वजह से दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन हो क्यों रहा है, इस चीज को समझाने के लिए उसने बोला कि जब भी कोई आवेशित कण, जैसे कि हमने मान लिया +Z आवेश का जो कण है वो इधर जा रहा है तो वो कैसा है, आवेशित। तो माध्यम के जो भी परमाणु होंगे, यहाँ पर माध्यम के परमाणु होंगे आसपास के, तो उनको वो क्या कर देगा, जैसे जैसे गुजरेगा यहाँ से तो उनको ध्रुवित कर देगा। ये पॉजिटिव है तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव दूर भाग जाएगा। जैसे जैसे उनके पास आएगा तो इस तरह से उनका क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह से और परमाणु को भी हम बना सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से ध्रुवित हो गए परमाणु। ध्रुवित का मतलब क्या है, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर संपाती हुआ करते थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था आपको मैंने।
ध्रुवण और अध्रुवित परमाणुओं के बारे में, ठीक है। और बाद में होता क्या है, जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं, तो क्या होगा, वो परमाणु हैं वो ध्रुवित हो जाएंगे, माइनस इधर प्लस इधर। परावैद्युत माध्यम के लिए हम बात कर रहे थे वहां पर, उसी तरह से यहां पर भी है, इस तरह से नीचे भी बना सकते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, उस आवेशित कण की ओर, उल्टा मत कर देना इसको। ठीक है, कोई भी आवेशित कण इधर से गतिशील होता हुआ आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से कोई भी कण है ये गतिशील होता हुआ इधर जा रहा है, तो जैसे यहाँ से गुजरा तो इसको ध्रुवित कर दिया, ऐसे आगे आगे वालों को ध्रुवित करता हुआ जाएगा। अब पीछे वाले हैं उनको फिर से वो बने अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, क्योंकि वो ध्रुवित किसकी वजह से हुए थे, उस आवेश के प्रभाव की वजह से, उसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव की वजह से। लेकिन वो जैसे आगे गुजर गया तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, और पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए वो वहां पर क्या करते हैं, दोलन करते हैं। परमाणुओं के पास एक ध्रुवित हो गए, एक तरह से एनर्जी आ गई उनके पास फील्ड की वजह से, तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए वो वहां पर थोड़ा कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं दोलन करेंगे वो। और दोलन जब करते हैं तो वहां पर वो विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे, और जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं वो कौन से क्षेत्र में होती हैं, दृश्य क्षेत्र में और परावैंगनी क्षेत्र में। आपको एक क्रम पढ़ाया था मैंने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स में, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, ये ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, विजिबल वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इस तरह से पढ़ाया था। तो इस क्षेत्र में ये परावैंगनी और ये विजिबल, इधर चलने पर एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो न्यू का मान बढ़ेगा और लैम्बडा का मान कम होगा इधर चलने पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरनाक किरणें होती हैं वो अंतरिक्ष किरणें होती हैं, हाई एनर्जी लेकर अपने पास वो आती हैं। तो हेडिंग डाल दिया आपने सेरेनकोव विकिरण या कैरेनकोव विकिरण, और उसमें लिखे हैं जब उच्च ऊर्जा के आवेशित कण एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में जब उच्च ऊर्जा के आवेशित कण एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश के वेग c/n, प्रकाश के वेग c/n ब्रैकेट में लिख देना, से अधिक वेग से गति करते हैं, माध्यम में प्रकाश के वेग c/n से अधिक वेग से गति करते हैं, तो कण अपनी गति की दिशा में दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इन विकिरणों की खोज सेरेनकोव ने की, इसलिए इन्हें सेरेनकोव विकिरण भी कहते हैं। अर्थात कण का वेग v ग्रेटर देन माध्यम में प्रकाश का वेग, अर्थात नेक्स्ट लाइन से लिख देना अर्थात करके, अर्थात कण का वेग स्मॉल v ग्रेटर देन माध्यम में प्रकाश का वेग, वो कितना हो जाएगा c/n, ठीक है। ये कण का वेग रहा, ग्रेटर देन है माध्यम में प्रकाश का वेग c/n, तब कण विकिरणों को उत्सर्जित करेगा, नेक्स्ट लाइन से लिखना, उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए जल में प्रकाश की चाल, उदाहरण के लिए जल में जो प्रकाश की चाल है वास्तव वैसे तो कितनी होती है c, लेकिन प्रकाश की जो माध्यम में हो जाएगी, जल में जो चाल होती है 0.75 c, यानी 25% घट जाती है वहां पर चाल, जब अगर वो पानी में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो। लिखना इसमें, उदाहरण के लिए जल में प्रकाश की चाल 0.75 c होती है। ऐसे माध्यमों में जब उच्च ऊर्जा के आवेशित कण, ऐसे माध्यमों में जब उच्च ऊर्जा के आवेशित कण इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन प्रकाश के वेग, ब्रैकेट में लिख देना c/n, से अधिक वेग से गति करते हैं तो c/n से अधिक वेग से गति करते हैं तो वे विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो वे विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इस चित्र को बनाओ, उसके बाद इसको बनाओ। दोनों चित्रों को बनाओ। लिखना है इसमें, दोनों चित्रों को बनाओ पहले, उसके बाद लिखना है सेरेनकोव के अनुसार जब आवेशित कण प्रकाश के वेग, सेरेनकोव के अनुसार जब आवेशित कण प्रकाश के वेग c/n से अधिक वेग से गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण पथ के अनुदिश आने वाले परमाणु, तो विद्युत क्षेत्र के कारण पथ के अनुदिश आने वाले परमाणु अथवा अणु द्रवित हो जाते हैं, परमाणु अथवा अणु द्रवित हो जाते हैं। ये द्रवित परमाणु अथवा अणु द्रवित परमाणु अथवा अणु आवेशित कण के निकल जाने के बाद, आवेशित कण के निकल जाने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करते हैं, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करते हैं, तब ये दोलन करते हैं, तब ये दोलन करते हैं। तो उस समय यह दृश्य एवं परावैंगनी क्षेत्र में, दृश्य एवं परावैंगनी क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, दृश्य एवं परावैंगनी क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण यानी भारी आवेशित कणों की हमने अन्योन्य क्रिया देख ली, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की अन्योन्य क्रिया देख ली। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था जो कि वेग से रिलेटेड था कि कण का वेग अगर प्रकाश के वेग से ज्यादा है तो उस स्थिति में वो दृश्य एवं परावैंगनी विकिरणों का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। उन विकिरणों को हम नाम दे रहे थे सेरेनकोव विकिरण। तो दो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने के लिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो ब्रह्मस्टर्लुम विकिरण जो कि इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन के लिए है यदि वो हाई एनर्जी रख रहे हैं तो उस स्थिति में है, और उसके बाद कौन सी है, सेरेनकोव विकिरण। ठीक है, सेरेनकोव के लिए कंडीशन है कि उसका वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग डालो गामा, अल्फा हो गया, बीटा में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो गए। इसके बाद गामा विकिरणों की पदार्थ के साथ, पदार्थ ब्रैकेट में लिख देना माध्यम के साथ अन्योन्य क्रिया, माध्यम के साथ अन्योन्य क्रिया।
देखो कि कोई भी अगर गामा विकिरण है वो माध्यम में से होकर गुजर रही है, ये माध्यम है, इसमें गैस भरी हुई है और इसमें से होकर कोई भी एक गामा फोटोन है, गामा फोटोन, तो उसको इस तरह से नहीं दिखाएंगे, फोटोन को इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से इसमें से होकर जा रहा है, तो जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एक माध्यम का एक पर्टिकुलर परमाणु, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ पर कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर होगा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है अगर उसमें धात्विक एटम है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जैसे आयरन से रिलेटेड उसकी गैस भरी हुई है, तो कोई भी चीज भरी हुई है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। एक बंधित इलेक्ट्रॉन जो कि कक्षा के आंतरिक कक्षाओं में घूम रहा है और एक नाभिक है। तो गामा विकिरण होती क्या है, पहले पढ़ाया था कि जब भी नाभिक से अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है, किसी भी नाभिक से जब अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो उस स्थिति में नाभिक है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और पुनः जब अपनी वो नॉर्मल स्टेट में आता है तो वहां पर उच्च ऊर्जा अवस्था और निम्न ऊर्जा अवस्था के मध्य का जितना एनर्जी गैप है वहां से उतनी एनर्जी का वहां पर गामा फोटोन को वो क्या कर देता है, एमिट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। मतलब गामा फोटोन अलग से उत्सर्जित नहीं हो रहा है, जब अल्फा और बीटा उत्सर्जन होता है उसी के दौरान ही क्या होता है, यहाँ पर गामा फोटोन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इस तरह से गामा रेडिएशन निकलती है। अब वो गामा फोटोन माध्यम के परमाणु के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, अन्योन्य क्रिया कर रहा है। तो कितने टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है, और तीनों आपने पढ़ी हैं। देखो, यदि वो माध्यम का जो गामा फोटोन है वो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कर सकता है। दूसरी स्थिति है वो गामा फोटोन इस कक्षीय इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकता है। या तीसरी स्थिति हो सकती है कि वो गामा फोटोन वो किसके साथ अन्योन्य क्रिया करे, नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया करे। तो यदि वो फोटोन मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो उस स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, स्थिर अवस्था में होता है, और स्थिर अवस्था में अगर वो इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो उस स्थिति में आपने इफेक्ट पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स में, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कॉम्पटन इफेक्ट। उसमें क्या होता था, एक फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आकर उसमें उसका प्रकीर्णन करता था, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराकर। तो वहां पर हम डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकालते थे, इसको बोलते थे हम कॉम्पटन विस्थापन। पूरा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा ही नॉर्मली पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं है। यहाँ पर अगर वो फोटोन नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया, पहले इसको देखते हैं, कक्षीय इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है, जो कि बंधा हुआ है, उसको पहले तो बाहर निकालेगा, इतनी एनर्जी देगा, और उससे यदि ज्यादा एनर्जी है फोटोन के पास तो बची कुछ एनर्जी उसको गतिज ऊर्जा प्रोवाइड कराएगी। ये प्रभाव कहलाता है कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको पहले पढ़ लिया था हमने, जिसको हम बोल रहे थे, जहां पर हमने पढ़ा था आंतरिक रूपांतरण और बाह्य रूपांतरण, तो इसको नाम भी दे रहे थे हम क्या, एक्सटर्नल कन्वर्जन, यानी कि बाह्य रूपांतरण, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था ये बाह्य रूपांतरण। और यदि गामा फोटोन नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है या नाभिकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है, ठीक है, नाभिकीय क्षेत्र या नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है, तो ये भी आपने पढ़ा है युग्म उत्पादन, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाया था युग्म उत्पादन, कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म का वो वहां पर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। यदि कोई भी गामा फोटोन किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, किसके साथ, स्थिर नाभिक के साथ या नाभिकीय क्षेत्र के साथ अगर अन्योन्य क्रिया कर रहा है, वहां पर आपने पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि गामा फोटोन मुक्त आकाश में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म का उत्पादन नहीं कर सकता। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि cos फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। इस तरह से कंडीशन लेकर आ रहे थे और उससे हमने इस चीज को सॉल्व किया था कि उसके लिए एक किसकी आवश्यकता होगी, नाभिकीय क्षेत्र की। तो इस तरह से है, इन सभी को हम पढ़ेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।